प्रिय विद्यार्थियों, मैं जिस चैप्टर को समझाने जा रहा हूँ वह है बीए सेकेंड ईयर की एक पुस्तक है एकांकी सरोवर। और उस पुस्तक में एक एकांकी है उत्सर्ग, और वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है। उसी एकांकी की यहाँ पर हम समीक्षा करेंगे। देखो, मैं पहले बता देता हूँ कि उत्सर्ग एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का वैज्ञानिक एकांकी है, जिसमें उन्होंने विज्ञान को मानवीय रागात्मक संबंधों के संदर्भ में देखा है। इस एकांकी का प्रमुख पात्र शेखर है, जो अपनी बुद्धि से एक ऐसा यंत्र तैयार करता है जिसके माध्यम से प्रेत आत्माओं का आवाहन करता है और उसी के द्वारा जीवन की शाश्वतता तथा मृत्यु पर विजय का संदेश देना चाहता है। लेकिन मंजुल की मृत्यु और यंत्र में से किसी एक को खोने के विकल्प पर विमोहित होकर वह यंत्र को नष्ट कर देता है, पुत्री मंजुल को जीवित रखता है। इस प्रकार इस उत्सर्ग एकांकी की रचना डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने की थी। इस एकांकी में पात्र हैं डॉक्टर शेखर, जो कि एक महान वैज्ञानिक हैं। दूसरे पात्र हैं विनय, ये डॉक्टर शेखर का सहायक है। छाया देवी डॉक्टर शेखर की उपेक्षित प्रेमिका है। मंजुल डॉक्टर शेखर की पुत्री है और सुधीर डॉक्टर शेखर का सेवक है। तो देखो, उत्सर्ग एकांकी कथा वस्तु का सार क्या है, अब मैं बता देता हूँ। देखो, उत्सर्ग एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक वैज्ञानिक एकांकी है, जिसमें उन्होंने विज्ञान को मानवीय रागात्मक संबंधों के संदर्भ में देखा है। डॉक्टर वर्मा ने वैज्ञानिक आविष्कार की पृष्ठभूमि पर एक कथानक की सृष्टि की है, जिसमें वैज्ञानिक आविष्कार पर प्रेम की जीत दिखलाई है। इस एकांकी का प्रमुख पात्र डॉक्टर शेखर। इस एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? इस एकांकी का जो प्रमुख पात्र है वो डॉक्टर शेखर है। निरंतर अनुसंधान करने के बाद एक ऐसे यंत्र एपराटस का आविष्कार करता है जिससे मृत आत्मा को सशरीर बुलाकर उससे सबके सामने बात की जा सकती है। वह उसी यंत्र के द्वारा जीवन की शाश्वतता तथा मृत्यु पर विजय का संदेश देना चाहता है। लेकिन अपनी पुत्री मंजुल, उनकी पुत्री का क्या नाम है? मंजुल। अपनी पुत्री मंजुल की प्राण रक्षा के लिए उस यंत्र को नष्ट कर देता है। प्रस्तुत एकांकी का कथानक सुगठित, विकसित एवं आज के वैज्ञानिक युग में संभाव्य गुण से अन्वित है। इसके कथानक कथा वस्तु का सार इस प्रकार है। अब हम आगे पढ़ेंगे। शेखर एवं विनय का वार्तालाप पढ़ेंगे। विनय कौन थे? डॉक्टर शेखर के सहायक हैं।
देखो, एकांकी का प्रारंभ डॉक्टर शेखर एवं उनके सहायक विनय के वार्तालाप से होता है। डॉक्टर शेखर कहता है डॉक्टर शेखर कहता है कि समय तो एक गति से निरंतर चलता रहता है। समय कैसा होता है? एक गति से निरंतर चलता रहता है, ना उसमें घंटे हैं और न मिनट। एक गति है, एक प्रवाह है। समय का विभाजन तो हमने ही किया है। इसी क्रम में डॉक्टर शेखर बताता है कि हमारे स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर कहते हैं जो हमारा बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है, और सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर की जो आत्मा होती है उसको कहते हैं। तो हमारे स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है जो आकाश रूप में हमारे शरीर के कण कण में होता है। जिस तरह आकाश की हवा कभी नहीं रुकती, हमारे शरीर की सांस नहीं थकती जब तक कि उसके बहाव के रास्ते खराब नहीं हो जाते। यही कारण है कि हमारे ऋषि महर्षि नाड़ी साधना से हजारों वर्षों तक जीते थे। नाड़ी साधना कहते हैं जब व्यक्ति साधना पर बैठ जाता है, आंख बंद करके, और सब कुछ अपने शरीर के मन को कंट्रोल कर लेता है, वो नाड़ी साधना होती है। इसी क्रम में शेखर कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को कैसे अलग कर सकूँ। कौन कह रहा? डॉक्टर शेखर कह रहा है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को मैं कैसे अलग कर सकूँ और फिर दोनों को जोड़ सकूँ। मैंने वर्षों की मेहनत से एक एपराटस यंत्र तैयार किया। इसमें मरे हुए व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को फिर से एक आकार दे सकता है। इस प्रकार शेखर अपने एपराटस यंत्र के बारे में विस्तार से बतला रहा है। विनय आश्चर्यपूर्वक उनके कार्यों की प्रशंसा करता हुआ उन्हें अपने स्टडी सर्किल में जाने की याद दिलाता है। कौन दिलाता है? विनय। किसको? डॉक्टर शेखर को। तो शेखर वहां से प्रस्थान करता है। ये तो हुई थी किसकी? शेखर एवं विनय की वार्ता। शेखर एवं विनय की वार्ता हुई थी। डॉक्टर शेखर और उनकी पुत्री मंजुल का वार्तालाप होता है। मंजुल 6 महीने बाद घर आई है। कितने महीने बाद आई है? 6 महीने के बाद घर आई है। दोनों परस्पर स्नेहपूर्ण वार्तालाप करते हैं, जिसमें डॉक्टर शेखर अपने द्वारा की गई खोज एवं एपराटस यंत्र के बारे में बताता है कि मैं इस यंत्र के द्वारा मरे हुए आदमी के सूक्ष्म शरीर को एक आकार दे सकता हूँ। मतलब मरे हुए आदमी के सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? आत्मा को भी एक आकार दे सकता हूँ, तथा उससे मैं बातें कर सकता हूँ। किससे? आत्मा से। मैंने मनुष्य को मृत्यु का रहस्य खोज लिया है। मैंने मनुष्य की जो मृत्यु है उसका रहस्य खोज लिया। इसी क्रम में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए शेखर यह स्पष्ट करता है कि मरने के बाद मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। मरने के बाद क्या होता है? मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। वह अच्छे कार्य ढंग से कर सकता है। मरने में भय नहीं है। मैंने आत्माओं से बात की है। मैंने अपने एपराटस से उन आत्माओं को ऐसा रूप दिया है कि कोई पहचान ही नहीं सकता है वे मरे हुए या जिंदा हैं। ऐसा मालूम होता है कि वे हमारे प्रतिदिन के मिलने वालों में से ही हैं। तो ये सुनकर मंजुल की उस यंत्र के बारे में एक उत्सुकता बढ़ जाती है। इसी बीच शेखर अपने स्टडी सर्किल में जाने के लिए तैयार होता है तथा शीघ्र ही लौटने को कहकर वहां से वह चला। तो देखो, इनमें दोनों में किस प्रकार वार्तालाप होता है? मंजुल तथा छाया देवी का।
डॉक्टर शेखर के चले जाने पर मंजुल उनके यंत्र एपराटस के भागों को देखती है। किसके? एपराटस। तथा एक स्विच दबाने पर वह यंत्र क्रियाशील हो जाता है। एक स्विच दबाया उसने और वह यंत्र चालू हो गया। मंजुल की कुछ भी समझ में नहीं आता तथा वह समय बिताने के लिए सितार बजाने लग जाती है और वह सितार बजाने के लिए लग जाती है। इसी बीच डॉक्टर शेखर की मृत प्रेसी छाया देवी की आत्मा अपने साकार रूप में वहां आ जाती है। साकार रूप में आ जाती है छाया देवी की आत्मा। मंजुल उसे वास्तविक छाया देवी मानकर उससे बातचीत करती है, क्योंकि मंजुल को नहीं पता था कि ये मर चुकी है और वह उसको वास्तविक मानती है और उससे बातचीत करती है। वो छाया देवी कैसे आई? एपराटस जब शुरू हो गया था, चालू हो गया था, तब वो वहां पर आ गई थी। दोनों के मध्य स्नेहपूर्ण वार्तालाप होता है जिसमें छाया के द्वारा ऋषिकेश की प्रशंसा सुनकर मंजुल भी वहां जाने को कहती है। ऋषिकेश की प्रशंसा सुनकर के मंजुल भी वहां जाने के लिए कहती है कि वह छाया देवी उसको ऋषिकेश ले जाने के लिए कह रही है। किसको? मंजुल को। छाया देवी कौन थी? एक आत्मा थी। उसे नहीं पता था कि वह आत्मा है और मंजुल को ऋषिकेश ले जाने के लिए कह रही है। छाया देवी कहती है कि अभी तो नहीं, किंतु 4 महीने के बाद तुम्हें यहां से ले चलूंगी। इसके बाद दोनों में डॉक्टर शेखर द्वारा निर्मित एपराटस और उनकी खोज के विषय में बातचीत होती है। कुछ समय बाद छाया देवी वहां से चली जाती है। छाया देवी क्या? वहां से चली जाती है। अब मंजुल व शेखर का वार्तालाप कैसे होता है? अब मंजुल का और शेखर का वार्तालाप, छाया देवी तो वहां से चली जाती है और मंजुल और शेखर का वार्तालाप होता है। छाया देवी के चले जाने पर डॉक्टर शेखर जब घर से लौटते हैं तो एपराटस को देखकर उसमें जल रहे बल्ब को बंद करके मंजुल से पूछते हैं कि मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या? मंजुल कहती है कि छाया देवी आई थी। मंजुल को जब अपने पिता शेखर से ये पता चलता है कि उसने छाया देवी के प्रेत आत्मा से बातचीत की थी एवं उसके कथानुसार 4 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा था? 4 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये सोचकर मंजुल घबराकर अचेत हो जाती है। शेखर भी घबरा जाता है और सोचता है कि यह मेरी खोज का दुखद परिणाम है। अब छाया देवी और शेखर का जो वार्तालाप होता है वह क्या होता है? छाया देवी और डॉक्टर शेखर के मध्य हुए वार्तालाप का कथानक इस एकांकी का मूल कथानक है। डॉक्टर शेखर अपनी पुत्री मंजुल के प्राणों की रक्षा हेतु अपनी मृत प्रेसी छाया देवी, मृत प्रेसी कौन थी? छाया देवी, अपनी मृत प्रेसी छाया देवी की आत्मा को अपने यंत्र एपराटस के माध्यम से बुलाते हैं और उसमें कहता है कि तुमने मंजुल को 4 महीने बाद ऋषिकेश ले जाने की बात क्यों कही? क्या अंतरिक्ष में जाकर भी तुम्हारी प्रतिहिंसा समाप्त नहीं हुई? छाया कहती है कि तुम्हें दंड देने के लिए। इसके बाद छाया देवी शेखर को बताती है कि किस प्रकार तुमने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया था। तुमने मेरे संसार में आग लगा दी थी। तुमने कभी मेरे हृदय की ठाह नहीं ली। मैं प्रेम की अग्नि में जलती रही और अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकी। छाया की बातें सुनकर शेखर को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अनेक प्रकार से छाया को समझाने का प्रयास करता है तथा उससे विनती करता है कि देवी, तुम ऐसा उपाय करो कि मंजुल 4 महीने बाद भी जीवित रहे। उसके मस्तिष्क से तुम्हारे साथ हुई बातें निकल जाए
छाया पहले तो मना करती है, किंतु शेखर द्वारा अत्यधिक दीनतापूर्वक प्रार्थना करने पर छाया कहती है कि तुम्हें मंजुल के जीवन के लिए अपना यंत्र एपराटस नष्ट करना होगा। शेखर विवश होकर अपनी पुत्री के जीवन के लिए उस यंत्र को तोड़ देता है।